अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा-8। बात करेंगे कोरोना वायरस की और हम देख रहे हैं कि फैल रहा है तेज़ी से। हम 300 से ज़्यादा अमवात भी वाक़ हो गई हैं और डिबेट वहीं की वहीं जारी है कि कितना करना है लॉकडाउन को ईज़ अप, कितना बरकरार रखना है। और जो दिलचस्प बात यह है कि हालांकि सब कहते हैं कि जी कन्फ्यूजन है, लेकिन जो हमें बड़ी क्लियरली नज़र आता है वो ये है कि हर प्रोविंस बिलशमूल गिलगित बल्तिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के सब जो सूबाई हुकूमतें हैं वो सब चाहती हैं कि लॉकडाउन को बरकरार रखें, लेकिन किस लेवल पे बरकरार रखें, दैट्स द बिग क्वेश्चन। आज नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कुछ देर पहले कॉमसैट्स की बिल्डिंग में जब गए तो सुनिए उन्होंने लॉकडाउन के बारे में क्या कहा। कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। तो बात यह कि नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डे 1 से उनकी ये पोजीशन है कि वो उनको जब आके डॉक्टर फैसल ने बड़ी क्लियरली बताया कि ये बड़ा सीरियस मामला है, तो उनको ये समझ आई कि लॉकडाउन किसी ना किसी तरीके से होना तो है, लेकिन वो हमेशा ये कहते रहे पहले दिन से कि लॉकडाउन से ज़्यादा ये इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है कि कोई पाकिस्तान में भूखा ना मरे, कि जो लोग हैं जो रोज़ी से हाथ धो बैठे कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि आपकी सनद भी बैठ चुकी है, तो उस हवाले से वो कहते रहे कि नहीं जी लॉकडाउन जो है ये एक एलीट का मामला है। और इस पर भी आपको मालूम है जो PMA वगैरह है, उन्होंने पिछले दिनों में बड़ी यानी वो बोल्डली बाहर निकले हैं और उन्होंने हर जगह ये कहा कि जी ज़रूरत है कि लॉकडाउन करें। मजालिस मसाजिद के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो आपने ज़रा कहा है कि यहाँ तरावी हो सकती है, मसाजिद खुल सकती है, उन्होंने कहा ये कि SOPs जो हैं ये फॉलो नहीं की जा सकती। लेकिन बहरहाल ये डिबेट जो है चलती रहेगी और शायद ये कहना दुरुस्त होगा कि ये दुनिया के हर मुल्क में ऐसी डिबेट चल रही है। लेकिन ये भी देखा हमने कि पाकिस्तान में जब लॉकडाउन को ईज़ अप करने की ज़रूरत है, शुरू में 25 दिन का था लॉकडाउन, लेकिन 16वें दिन हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने इसके खिलाफ मतलब बात करनी शुरू कर दी, अपनी रिजर्वेशंस। तो हमने देखा कि सब शहरों में, सब प्रोविंसेस में आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन जो है वो ईज़ अप हुआ है। आज इस्लामाबाद में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट ये हुई कि I-10 के 2 सेक्टर्स हैं जहाँ के उनको सील किया गया है, क्योंकि वहाँ यकदम केसेस उभरे हैं। और एक्चुअली हमें असद उमर साहब ने ज्वाइन करना था, लेकिन वो यहाँ के नेशनल असेंबली के हैं मेंबर, तो उनको वहाँ जाना पड़ा क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई है I-10 में, यानी 2 जगह जो लॉकडाउन किया है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर आज गए वहाँ तो उन्होंने काफ़ी तफसील में कॉमसैट में बात की और उन्होंने जो उनकी एक अपनी फेवरेट थीम है, वो कहते हैं पाकिस्तान में जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, डर ख़त्म नहीं होगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और यहाँ उन्होंने जब बात की, उन्होंने कहा कि वो जो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कहाँ पाकिस्तान सोच सकता था वेंटिलेटर बनाने का, लेकिन सुनिए उन्होंने क्या कहा। दुनिया में डिमांड हो वेंटिलेटर्स की, तो हर चीज आप जरूरी नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं। अब सोचना शुरू किया, जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि कितना मुश्किल था वेंटिलेटर बनाना। मुल्क जो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, जिसके लिए वो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसके लिए कितना मुश्किल है। और फिर बाकी जितने भी सैनिटाइजर्स, ये सारी डिसइंफेक्टेंट्स, ये यानी एक 22 करोड़ के लोग, कैसे हो सकता है कि हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं। तो नाज़रीन, उन्होंने ये तमाम बातें की और भी कुछ उन्होंने तफसील में इसकी बात की कि कोरोना वायरस को किस तरीके से डील करना है। और उन्होंने एक बड़ी अपनी जो उनकी विज़न है कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, हमने आगे बढ़ना है और ख़ुद पर इन्हिसार करना है, और ये नहीं कि देखें हम वेस्ट की सूरत हाल। लेकिन जो इन्होंने बात की कि जो लॉकडाउन हमने किया है तो ये एलीट की चीज़ है, लेकिन अगर आप देखें तो इटली ने 26 दिन 26 दिन लॉकडाउन रखा,
ईरान ने जब एकदम से इतनी अमवात वाक़ आई, उन्होंने लॉकडाउन रखा। हमने देखा कि चाइना ने, जिसकी प्राइम मिनिस्टर बहुत बात करते हैं, चाइना ने 76 दिन लॉकडाउन रखा। अब ये बहुत बहुत सूरत हाल ऐसी है नाज़रीन कि इसमें ये नहीं कि आप, ये ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन नहीं कि आप कहें जी एलीट है तो ये एलीट की डिसीजन है। ये पूरी दुनिया में हमने देखा कि लोगों को ये समझ आई कि लॉकडाउन ही एक तरीका है, क्योंकि आपके पास इलाज कोई नहीं है, आपके पास कोई अद्वियात नहीं है, कोई आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग करें और उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं मैनेज, इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नाज़रीन, हमें कराची से ज्वाइन किया मुर्तज़ा वहाब साहब ने, तो आज ये हमें मालूम है कि कराची जाना था। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू को। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया लाहौर से फोकल पर्सन है कोरोना वायरस पे, हेल्थ पे, मुसर्रत साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पंजाब के हवाले से हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं बहुत मुतहर्रिक हैं, सवालात बहुत उठ रहे हैं, ज़ाहिर है इशूज़ बहुत बड़े हैं, मसला बहुत बड़ा है। लेकिन एक जो सवाल उठा है पिछले 2 दिनों में, वो ये कि क्या पंजाब में जो टेस्ट हैं वो टेस्ट पर पॉलिसी क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कल 2-3 प्रोग्राम्स में हेल्थ मिनिस्टर साहबा पंजाब किया, उन्होंने, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, उन्होंने कहा कि हम अब इतने हर एक का तो टेस्ट नहीं करेंगे, हम स्मार्ट टेस्टिंग करेंगे। पहले तो ज़ाहिर है ये कहा गया कि जान के टेस्ट नहीं किए जा रहे ताकि नंबर्स छुपाए जाए, जो जाहिर है कि इट डजंट मेक सेंस कि कोई छुपाने की कोशिश करे। लेकिन ये कि स्मार्ट टेस्टिंग की बात हो रही है, हम पूछेंगे मुसर्रत साहब से स्मार्ट टेस्टिंग क्या है, जबकि हम देख रहे हैं कि हर जगह से ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें ताकि आपको पता चले कि आपके पास क्या बेस है, किस बेस से आपको इलाज वगैरह की बात करनी है। मुसर्रत साहब, अब पॉलिसी क्या है पंजाब की फॉर एग्जांपल टेस्टिंग पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा। बेसिकली मैं पॉलिसी आपको बताती हूँ। स्मार्ट टेस्टिंग एक अलग से टर्म है और जो कोरोना सिम्टम्स से रिलेटेड है टेस्टिंग, वो एक अलग टर्म है। अब जैसे मैं फर्ज करें कि टेस्ट के लिए सर्टेन एसओपीज जो WHO ने भी वजह किए हुए हैं, उनके मुताबिक जो भी ऐसा पेशेंट जिसके अंदर कुछ सिम्टम्स शो हो और वो सिम्टम्स रिलेटेड टू कोरोना, एक भी उनमें से ऐसी सिम्टम हो, तो हम ऐसे लोगों को टेस्ट करते हैं। और वो ये टेस्ट आपको पता है कि गवर्नमेंट फैसिलिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो लोग भी सिम्टम्स के साथ आते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में, उनके पंजाब हुकूमत टेस्ट कर रही है। बाकी जहाँ तक रहेगी बात स्मार्ट टेस्टिंग, स्मार्ट टेस्टिंग हमने अभी शुरू की है। उसका पर्पज ये है कि हम जो लोकल स्प्रेड है उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। मसलन हम लाहौर के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम कोई 10 से 12,000 के लगभग या 15 भी ये फिगर हो सकती है, टेस्टिंग करने लगे हैं, रैंडम टेस्ट। उसमें उसका मकसद क्या है और ये टेस्ट होने किस तरह से, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको आई थिंक चीजों की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर तरीके से हो जाएगी। मसलन लाहौर की अगर हम बात करें, लाहौर के अंदर 9 हमारे टाउन्स हैं। हर टाउन के अंदर हम उन एरियाज को मेन फोकल हमारा जो पॉइंट है वो एरियाज है जहाँ पे जिनको हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया और जहाँ पे नंबर ऑफ आइडेंटिफाई हुए, वहां से हम सैंपलिंग करेंगे, रैंडम सैंपलिंग। इसी तरह हम टारगेट करेंगे फ्रूट मार्केट, फ्रूट मंडियां, सब्जी की मंडियां और हमारे कुछ ग्रोसरी स्टोर्स और इधर उधर से। वो जो टेस्ट होंगे वो हमें रैंडम सैंपलिंग हमें गाइड करेगी कि लोकल स्प्रेड कितना है, किस इलाके में इसका ट्रेंड क्या है, कि आम लोगों में ये कितना पाया जा रहा है, इसका स्प्रेड क्या है। जिन इलाकों में इसका हमें लगेगा हमारी रैंडम सैंपलिंग से कि उन इलाकों में कम है, तो वहां पे निस्बतन जो हम बात कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन की, हम रिलैक्स करेंगे। जिन इलाकों में हमें कोरोना पेशेंट्स पाए गए विदाउट एनी सिम्टम्स, पॉजिटिव पाए गए, वहां पे फिर हम कंप्लीट लॉकडाउन वाली ऑप्शन पे जाएंगे। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है कि टेस्टिंग को इस तरह से किया जाए कि आपको एक तो ट्रेंड भी नजर आए,
प्लस आप अपने जो मेजर डिसीजन मेकिंग है लाइक आपकी ये लॉकडाउन से रिलेटेड वो भी हम कर सकें। बाकी जहां तक रहेगी बात, एक जो अहम वो भी आप कर सके। वो मैं हाईलाइट जी, आपने नहीं बड़े क्लियरली एक्सप्लेन किया हमें कि आप स्मार्ट टेस्टिंग किसको करें कि जहां जो ज्यादा या जहां से कोई लोग आइडेंटिफाई हो जाएं जिनको मर्ज हो तो आप उसकी करें ताकि उसकी बेसिस पे डिसीजन बनाएं। नाज़रीन, असद उमर साहब लगता है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। वो हमने जैसे आपको पहले बताया था ही टू गो इमरजेंसी में। असद उमर साहब, आर यू विद अस? जी अच्छा, तो नाज़रीन हमें असद उमर साहब ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे हमने आपसे बताया है इस्लामाबाद की जो सिचुएशन है आज ज़रा इट टुक अ सीरियस टर्न, उनसे बात करेंगे। और ये दिलचस्प बात है कि आज ये सूरत हाल यहाँ भी पैदा हुई है और उसके साथ ही आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लॉकडाउन पे जो बात की तो असद उमर साहब से हम पूछेंगे। और जैसे पंजाब के हवाले से ये बताया जा रहा था स्मार्ट जो टेस्टिंग है, अब एक लफ्ज़ स्मार्ट है यानी कि हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, स्मार्ट टेस्टिंग भी स्मार्ट लॉकडाउन भी। अब बड़ी क्लियर बात है कि स्मार्ट टेस्टिंग का मकसद ये है कि, और ये बात दुरुस्त है कि आप एक जाके मैस लेवल पे नहीं कर सकते। हम ये भी सुन रहे थे जो मिनिस्टर साहब है वो कह रही थी कि हमने ये भी तय किया है कि मीडिया के लोगों का आप करना शुरू करें, जहां मतलब आप 4, 5, 6 चैनल्स ऐसे हैं जहाँ के मीडिया के लोगों को कोरोना वायरस हो गया है, क्योंकि वो फ्रंट लाइंस पे नाजरीन आपको ख़बरें ला के देना, जाके काम करना, बेसिकली टू बी योर आइज़ एंड ईयर्स इस वक्त, तो वो भी ज़ाहिर है फ्रंट लाइन पे है। और वहाँ एक सूरत हाल ऐसी है कि उधर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मीडिया हाउसेस में जहाँ जहाँ टेस्टिंग हो रही है वहाँ लोग निकल रहे हैं पॉजिटिव। नाज़रीन, हमें असद उमर साहब ने ज्वाइन किया अब। तो असद उमर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही जी। अच्छा जी, तो असद उमर साहब, आप सिंस आप अभी इस एरिया से आए हैं जहां क्राइसिस की थी सिचुएशन थी, तो नाज़रीन को बताएं कि वो 2 कहा गया सेक्टर्स बंद किए हैं, सो अब ये किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा? व्हाट इज़ द पॉलिसी? अच्छी बात है कि ऑन द ग्राउंड एक सिचुएशन डेवलप हुई है तो लोगों को समझ आए कि इसको हैंडल कैसे करती गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, जैसे अभी जो हमने गाइडलाइंस इश्यू की थी उस गाइडलाइंस के मुताबिक एक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड अगर एक हद से ज्यादा केसेस आ जाते हैं तो फिर उस एरिया को सील करने की इंस्ट्रक्शन थी। तो यहाँ पर वही I-10-1 और I-10-4 में यही हुआ कि वो केसेस की तादाद बढ़ी है और उसके लिए उन्होंने अभी शाम को सील करने का ऑर्डर दिया था। वही मैं देखने के लिए इधर आया हुआ था कि जो इंतजामात हैं, जो जरूरी चीजें हैं लोगों के लिए, खाने पीने की, पानी की फराहमी है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, वो उसके इंतजाम द्वारा मैं देखने के लिए आया था। और लोगों की अच्छी बात ये थी कि जो लोग आए हुए भी थे उनको समझ में आ रही थी कि ये उनकी ही भलाई के लिए किया जा रहा है। तो ये असद साहब ये बताइए कि ये कितनी देर के लिए लॉकडाउन होगा या टोटल लॉकडाउन सील ऑफ करेंगे, और मतलब आबादी कितनी है जिसको इस वक्त सील ऑफ किए कम्प्लीटली? ये जी 2 सब सेक्टर हैं, तो ये कुछ चंद हजार घर आप समझ लें, 2000 घर के करीब, विच मीन्स के एवरेज हमारी जो पॉपुलेशन होती है 10-12 हजार 15 हजार के करीब बन जाएगी पॉपुलेशन। और जो टाइम पीरियड है इसका वो मॉनिटर होगा कि अभी मजीद, क्योंकि टेस्ट आए थे, अब उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, यानी जिन लोगों से उनके रवाबित थे जिनको पॉजिटिव टेस्ट हुआ था उनके टेस्ट अब किए जा रहे हैं, और वो जिन जिन लोगों से मिले थे तो उस टेस्ट के रिजल्ट्स पर अब मॉनिटर होगा कि कितनी जल्दी यहाँ से लॉकडाउन लिफ्ट किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि अब जब एक सूरत हाल पैदा हो गई तो देन इट बेग्स द क्वेश्चन कि क्या ये लोकल ट्रांसमिशन बढ़ रही है? क्योंकि कराची से हमने सुना, उन्होंने कहा 90% जो लोकल ट्रांसमिशन है वो बढ़ गई है कराची वगैरह के इलाके में। तो अगर हम देख रहे हैं लोकल ट्रांसमिशन बढ़ गई है और दूसरी तरफ द इनएविटेबल क्वेश्चन के जी लॉकडाउन जो है उसको भी ईज अप करना है, तो दोनों रिक्वायरमेंट्स तो हैं यकीनन, लेकिन फिर एक क्लैश नहीं आ जाता? डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है? जी बिल्कुल है, ऐसे ही नसीब, अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था, अमूमन जो है वो एक चैलेंज सामने होता है और इंसान जो है वो उस एक चैलेंज से मुकाबला करने की कोशिश करता है। यहाँ पर आपको 2 बिल्कुल मुख्तलिफ सिम्त के अंदर जो है मसाइल आ रहे हैं, आप एक की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं तो दूसरा मसला ज्यादा बढ़ जाता है, और वही बैलेंस करना जो है इस सूरत हाल के अंदर वो सबसे मुश्किल चीज है। और इसीलिए ये
स्मार्ट लॉकडाउन का आइडिया है कि बजाय कि आप सारा मुल्क बंद कर दें, जहां पर आपको ज्यादा सिचुएशन नजर आए, जहां पे जरूरत हो, तो वहां पे आप जरा सख्ती करें, ज्यादा लॉकडाउन करें, और जहां पर सूरत हाल इजाजत देती है तो वहां पे लोगों को अपना रोजगार के लिए वापस आने दें। वो वही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो लॉजिकल सवाल हुआ कि अगर आप हम उस वक्त जाके लॉकडाउन आप ज्यादा करते हैं जबकि सूरत हाल बिगड़ती है, तो फिर अगर लॉकडाउन पहले से हो तो सूरत हाल ना बिगड़े, वुड दैट बी अ वैलिड क्वेश्चन? जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में वबा बिल्कुल खत्म हो और फैले ना, तो आप सारा मुल्क बंद कर दें। लेकिन क्या दुनिया में कोई भी मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है? कोई भी मुल्क ऐसे नहीं कर सकता ना। तो इसलिए जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक भी जो थे, वहां पर भी आपने देखा है कि उसके बावजूद कि वहां पर एक एक दिन में कई 100 हलाकतें हो रही हैं, उनको फिर भी कुछ ना कुछ मुल्क को दोबारा खोलना पड़ रहा है। तो आइडिया ये है कि सूरत हाल को आप बहुत ज्यादा ना बिगड़ने दें। इसलिए ये जो मसलन मैं जो आपको इलाके की बात कर रहा हूँ, इनका जो गाइडलाइंस इश्यू की गई हैं, वो जिस इलाके के अंदर कुछ हजार लोग रहते हैं, वहां पर अगर 25 केस से ज्यादा आता है एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में, तो डायरेक्शन ये है कि उस एरिया को फिर लॉकडाउन किया जाए। तो ये डिजाइन ही ऐसा किया है कि ऐसा नहीं कि सूरत हाल बिल्कुल काबू से बाहर हो जाए उसके बाद आप एक्ट करें। लेकिन अगर एक एरिया में जहाँ पे बिल्कुल ही ना कोई केस नहीं है या बहुत ही कम केस है, तो वहां पे जिंदगी को चलने की जरा गुंजाइश दी जाए, यही आइडिया है। अच्छा, ये बताइए कि ऑब्वियसली आप इन अ सेंस प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के तहत आप इसको यू आर लीडिंग द कंट्रोल एंड ऑपरेशन जो सेंटर है, बड़ा अहम है जहाँ सबकी कोऑर्डिनेशन हो रही है। तो ये जो बार बार सवाल उठता है और सिंध के हवाले से भी बात की जाती है, यहाँ से भी बात होती है, ये बताइए, आप हमेशा बात करते हैं कि सब मिल के चल रहे हैं और जो रिपोर्ट्स आती हैं वो ये हैं कि भाई वेरी वेरी इंक्लूसिव प्रोसेस, लेकिन सिंध के हवाले से मसलन कल ये खबर आई कि प्रेसिडेंट साहब भी जा रहे हैं कराची, आप भी तशरीफ ले जा रहे हैं कराची और वहाँ जाके मीटिंग हो गई हैगी, और फिर आज ये खबर आई कि कैंसिल हो गया। तो इस पे आप कोई रोशनी डालें कि क्या वजह हुई है? नंबर एक, मीटिंग प्लान्ड थी क्योंकि वो ये खबर सबके पास थी ये खबर, और फिर अगर प्लान्ड थी तो फिर कैंसिल क्यों हुई? अच्छा, मुझे नसीब इसका नहीं पता है, क्योंकि मुझे सदर साहब ने कहा जरूर था साथ चलने को कोटा या और कराची, लेकिन वो 2 दिन के लिए मैं इतना टाइम यहाँ से निकाल नहीं सकता था, तो मैंने उनसे माजरत कर ली थी। तो सदर साहब गए थे, मुझे इसके बारे में पता नहीं कि मीटिंग कोई पहले से प्लान थी या नहीं थी, वरना ये मुझे पता है कि एक से ज्यादा दफा सदर साहब जो है वो खुद राब्ता भी कर चुके हैं वज़राए आला के साथ और बराह रास्त राब्ते में रहे। तो ऐसी कोई चीज होनी तो नहीं चाहिए, अगर कुछ हुआ है मुझे पता नहीं उसकी क्या वजह क्या थी। अच्छा, और फाइनल क्वेश्चन के कराची के हवाले से जो वो अपनी सिंध पॉलिसी लॉकडाउन के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, उसको कितना ईज अप करना है, आप लोगों के साथ कंप्लीट डिस्कशंस हो रही हैं उनकी, या देयर इज कांस्टेंट कम्युनिकेशन गोइंग ऑन? नाज़रीन, लाइन ड्रॉप हो गई, वो शायद उस इलाके में इस वक्त फिर रहे हैं जहाँ साथ साथ प्रॉब्ली कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है। ब्रेक लेते हैं हम नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे वाशिंगटन। एक हमारे ये डॉक्टर हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में फ्रंट लाइन पे हैं, जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनके साथ डील कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो उनसे भी पूछेंगे उनका पर्सपेक्टिव उधर के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त वाशिंगटन से मौजूद हैं डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब। ये चीफ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, और ये कहना दुरुस्त होगा कि रियली ही इज़ ऑन द फ्रंट लाइंस, कोविड पेशेंट्स को जो डील कर रहे हैं और ओवरऑल सिचुएशन को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम हमें ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम ज़रा पाकिस्तान के जो तनाजुर में चाहेंगे बात हो। इस वक्त पाकिस्तान में एज वी स्पीक हमें ये मालूम है कि एक तरफ तादाद बढ़ रही है मरीज़ों की, लेकिन उस लेवल पे नहीं गई। एक लेवल ऑफ वो सेंस ऑफ क्राइसिस
इन दैट वे नहीं है कि जी इतने लोग मरीज भी नहीं बढ़ रहे और दूसरा अमवात भी कम हुई हैं। तो हम लॉकडाउन के मोड से अब जा रहे हैं ईजिंग द लॉकडाउन। इसको देखते हुए आप पाकिस्तान की सिचुएशन को और अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए क्या कहेंगे जी? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने अपनी आधी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी है। वो मेरा प्यारा मुल्क है, मुझे उसके लोगों से प्यार है, लेकिन और मैं वहाँ की रियलिटीज़ को समझता हूँ। लेकिन एज अ डॉक्टर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमें थोड़ा सा इसको एनालिसिस के साथ देखना है। मैं इससे शायद इत्तेफाक ना करूँ कि हमारे केसेस नहीं बढ़ रहे। हमारे केसेस हर 10 दिन पे डबल हो रहे हैं। 2500 केसेस थे हमारे 2 अप्रैल को, 12 अप्रैल को हमारे 5000 केसेस थे, 22 अप्रैल को हमारे 10,000 केसेस थे। और जिस स्पीड पे हम जा रहे हैं दोबारा शायद डबल हो जाए 10 दिन में। अब ये इस तनाजुर में आप इसको देखिए कि हमने बहुत कम टेस्ट किए हैं। अभी तक हमने 0.1% अपनी पॉपुलेशन को तकरीबन टेस्ट किया होगा। 1,65,000 के करीब हमारे टेस्ट हैं। तो अगर आप इसको उस तनाजुर में देखें तो हो सकता है कि हमारे असल केसेस की तादाद इस वक्त 5 या 10 गुना ज़्यादा हो इस मुल्क में, जिनका हमें पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे केसेस के सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है अमवात का, बहुत लोग मेरे से ये बात करते हैं कि फिर अमवात क्यों नहीं हो रही। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन देखिए ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसका मोर्टेलिटी रिस्क बड़ा हॉटली डिबेटेड है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इसकी मोर्टेलिटी 1% के करीब होगी। अब इसको आप गौर कीजिए, अगर दुनिया 100 लोगों की हो तो ये तो खबर ही नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं। लेकिन जब 220 मिलियन लोग हों और उसमें से 1%, तो वो वक्त लगेगा। लेकिन मैं उस वक्त का इंतजार नहीं करना चाहता कि जब मोर्टेलिटी अगर हमें जब नजर आना शुरू हो जाएगी अस्पतालों में तो बहुत देर हो चुकी होगी। और बड़े मुल्क टिपिकली इस तरह प्लान नहीं करते। तो मेरी अर्ज ये है कि हम थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करें, उस वक्त का इंतजार ना करें कि जब हमें अस्पतालों में अमवात नजर आनी शुरू हो जाए। तो आप जल्दी क्या स्टार्ट करें डॉक्टर साहब? वो यहाँ हुकूमत कहती है कि जी हम सबको साथ लेके चल रहे हैं और प्रोविंसेस भी किसी हद तक ईज डाउन की बात कर रहे हैं, जो लॉकडाउन है उसको। वो कहते हैं जी एक मेडिकल रियलिटी ये है और दूसरी रियलिटी जो कि जिस मुल्क में आप इस वक्त हैं वहाँ भी यही सवाल है कि जी एक और रियलिटी है, इक्तिसादी रियलिटी है, बिजनेस की रियलिटी है, लोगों को ज़िंदगी गुजारने की रियलिटी है। तो उसको बैलेंस आउट करना है। ये देखिए बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है। इसलिए मेरी हमदर्दी है हर मुल्क की गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान के साथ भी, हर मुल्क की गवर्नमेंट के साथ। उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं तो ना गवर्नमेंट में हूँ ना मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मेरी तो ख्वाहिश है, सिर्फ मेरा तो काम है आपको वो चीज़ बताना जो मेडिकली दुरुस्त है। इस वायरस का कोई इमोशन नहीं है, इस वायरस के पास कोई कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ नहीं है गवर्नमेंट की तरह। वायरस का सिर्फ एक मिशन है, मैं कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता हूँ, और वो बिल्कुल मुत्तहिद है उस मिशन में। इमोशनलेस मशीन की तरह वो पूरी दुनिया में जा रहा है। जब वो एक सरहद से दूसरी सरहद, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाता है, उसको कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब इंसान उसके लिए बराबर है। तो हमें बहरहाल ये समझना है कि अगर इसको हमने लॉन्ग टर्म डील करना है। और ये एक और बात, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का इस वक्त इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारा ये ख्याल है कि ये चीज़ साल या 2 साल चल सकती है। ये 1-2 महीने में ख़त्म होने वाली बात नहीं। स्पेनिश फ्लू जब आया था 100 साल पहले तो 3 साल के लिए वो चला था। उस ज़माने में ग्लोबल ट्रैवल नहीं होता था, उसके बावजूद 3 साल तक हम उसको नहीं रोक सके थे। अब तो 4 बिलियन लोग हर साल ट्रैवल करते हैं। ऑलरेडी आपने जैसे फरमाया कि ईजिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एंड लॉकडाउन्स की बात हो रही है। तो इस वायरस ने जब दोबारा ट्रैवल करना शुरू करना है तो अगले 2 साल के लिए हमारा कोई प्लान आज ऐसा हो जिस पे हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड कर सकें। ऐसा ना हो कि हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि थोड़ा सा अगर अमेरिका पे फोकस करें तो न्यूयॉर्क में यहाँ बैठ के जब हम देखते हैं तो लगता है न्यूयॉर्क में कोई यानी कि कोई क़यामत टूट पड़ी है। जिस रफ्तार से लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं और जिस रफ्तार से न्यूयॉर्क में बढ़ रहा है, और उसके मुकाबले में आप जहाँ बैठे हैं वॉशिंगटन में, वहाँ तो कदरे कम हैं। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? दोनों शहर हैं उसी मुल्क के, इनकी बड़ी डिफरेंट रियलिटीज़। जी एग्जैक्टली और आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि न्यूयॉर्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, अभी भी हैं। ये एक बहुत बड़ा मुल्क है,
और इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली हो जाती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 10 मार्च को मेरा एक अपना मरीज़ था जिसने मुझे ये बात बताई। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, कहाँ से तुम्हें ये इन्फेक्शन लगी? कहता मैं एक कॉन्सर्ट पे गया था न्यूयॉर्क में। मैंने कहा कब गए थे तुम कॉन्सर्ट पे? कहता 10 मार्च को। मैंने कहा वहाँ पे कितने लोग थे कॉन्सर्ट में? कहता तकरीबन 20 या 25 हज़ार। अब न्यूयॉर्क एक 8 मिलियन लोगों का मुल्क है, शहर है, और जब वहाँ आप आए तो लिटरली ऐसा महसूस होता है कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। तो जब इंसान की जो ह्यूमन डेंसिटी जिसको हम कहते हैं, न्यूयॉर्क में वो बहुत ज़्यादा है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अगर अमेरिका के आप 100 मोस्ट डेंस कि जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, अगर आप 100 ऐसे इलाके निकालें तो उनमें से 50 के करीब न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में है। तो इसलिए जो वहाँ के हकायक हैं वो शायद बाकी जगहों के ना हो अमेरिका में, और उसकी वजह यह है कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स और इवेंट्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसानों को करीब लाती हैं, जिससे ये वायरस फैलता है। इसलिए मुझे फ़िक्र है कि हमारे मुल्कों में कि जहाँ बहरहाल आबादी बहुत ज़्यादा है और लोगों के लिए वो जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं करना इतना आसान नहीं है, तो इस वायरस ने आहिस्ता आहिस्ता फैलना है, ये जिसको एक्सपोनेंशियल स्प्रेड कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता इसके वही पाकिस्तान के हालात हों जो न्यूयॉर्क के हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिसी और जो स्ट्रैटेजी है वो इस बात पे बेस्ड होनी चाहिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। अगर खुदा ताला फजल करे और चीज़ें बेहतर होने बहुत अच्छा है, लेकिन हम उम्मीद पे अपनी स्ट्रैटेजी ना बनाएं। उम्मीद पे स्ट्रैटेजी ना बनाए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस डॉक्टर साहब से बात करेंगे, वायरस के बारे में बात करेंगे और जो उसके हवाले से ट्रीटमेंट और जो इलाज की वैक्सीन की बात हो रही है उस पर भी बात करेंगे और कुछ पाकिस्तान पे भी डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब हैं, इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के चीफ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ वाशिंगटन से हमसे बात करें। डॉक्टर साहब थोड़ा आप ये बताइएगा कि आप खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ट्रीटमेंट में, तो कुछ बताइएगा पाकिस्तान में लोगों को आप अपने पेशेंट्स के एक्सपीरियंस के बिना पर के क्या चीज़ें, व्हाट शुड दे बी अलर्ट अबाउट, किस चीज़ के बारे में कितनी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आप तो डायरेक्टली इसको ट्रीट कर रहे हैं। जी, अल्लाह के फजल से मैंने काफ़ी दर्जनों मरीज़ देख लिए हैं अब तक। अब पहली बात तो ये है कि एक चीज़ जो कि वुहान में भी प्रूफ हो चुकी है, इटली में भी और अमेरिका में, जिसमें मेरा ख्याल है कि अब कोई ज़्यादा इब्हाम नहीं रहा कि अगर 100 लोगों को ये वायरस हो तो उनमें से 80 को अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुदा के फजल से खुद ही ठीक हो जाते हैं या उनके सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, उनको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। 20 के करीब लोग अस्पताल आते हैं और मेरा अभी भी ज़ाती ये ख्याल है कि टोटल 100 में से एक शख्स की मौत होती है। तो एक आम इंसान को खौफ की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, उसको एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उसको ऐसा खौफ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अस्पताल का ताल्लुक है, इस वायरस ने हमें बहुत आजिज़ी सिखाई है, क्योंकि हम हर हफ्ते नई चीज़ें सीख रहे हैं, हम इसके बारे में नया कुछ जान रहे हैं और अभी भी हम सब कुछ नहीं जानते। 4-5 तरह की दवाएं हैं। एक महीना पहले हमारा ख्याल था कि उनमें से बहुत सारी का इफेक्ट इस पे अच्छा है, लेकिन फिर नई स्टडीज़ आई जिनसे हमें पता चला कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का शायद कोई इतना फ़ायदा नहीं है। अभी कल की खबर है कि रेमडेसिविर एक नई दवाई आई है जिससे शायद इसकी पूरी मुद्दत में फ़र्क पड़ जाए, लेकिन वो सिर्फ इंट्रावीनस है, ड्रिप की शक्ल में है, वो गोली की शक्ल में नहीं है। ब्लड का प्लाज्मा हम इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों पे, कई लोगों के लिए हम एंटीकोएगुलेशन दे रहे हैं ताकि उनके खून के जमने का इम्कान कम हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है जो ज़रूरी बात है हमारे लोगों के लिए वो ये है कि एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है और बहुत सस्ती है। आप एहतियात अगर कर लें तो आपको इस तरफ आने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि गरीब या उन कम वसाइल के मुल्क जैसे हमारा पाकिस्तान है, हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो एहतियात पे होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ICU और वेंटिलेटर्स की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो एक डिफरेंट तरजीहात होनी चाहिए हमारी। जी, आप कह रहे हैं कि एहतियात पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वायरस का बहुत सी हम बातें सुन रहे हैं इसके बारे में और ये कह रहे हैं कि वायरस इज़ अंडरगोइंग चेंज, एक इन्वायरमेंट से दूसरी इन्वायरमेंट में जाता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? मसलन ये पॉसिबल है कि ये वायरस खुद ही म्यूटेट करता हुआ इसकी जो एक किलर जो क्वालिटी है वो कम हो जाए? इज़ दैट पॉसिबल?
कुछ भी पॉसिबल है। देखिए, जो सार्स था उसकी वैक्सीन तकरीबन तैयार हो चुकी थी, लेकिन वो वैक्सीन इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वायरस खुद ब खुद खत्म हो गया। तो ये वो चीजें हैं कि जहाँ पे बहरहाल इन दी एंड शाफी भी खुदा की जात है, मालिक भी उसकी जात है, मुझे नहीं पता, ये वायरस खत्म हो सकता है। लेकिन अभी तक जो हम इसकी म्यूटेशंस देख रहे हैं वो जिसको बेमकसद म्यूटेशंस कहते हैं कि फोटोकॉपी हो रही है और उस फोटोकॉपी पे निशान आते जा रहे हैं। वायरस जब एक शख्स से दूसरे शख्स में जाता है तो वो दोबारा अपने आप को कॉपी करता है। उस कॉपी करने में कुछ उसकी क्लमजीनेस है। आप ये नहीं कह सकते कि उन म्यूटेशन से उसकी विरुलेंस पे या उसकी शिद्दत पे कोई फर्क आ रहा है, या जिस तरह से वो एक शख्स से दूसरे शख्स में जाता है उससे कोई फर्क आ रहा है। ऐसी म्यूटेशन हमें कोई नजर नहीं आ रही। तो मेरी दोबारा दरख्वास्त है कि हमारी पॉलिसी जो हो इस बेसिस पे हो कि इस वायरस के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा बनी नौ इंसान का, इससे पहले कि हम इस पे काबू पाएं किसी वैक्सीन से। डॉक्टर साहब, यहाँ अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स का बहुत हैं। डू यू हैव अ सेंस कितने हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि खबरें खूब आती रहती हैं वहाँ से? जी, अल्लाह के फल से यहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। उनमें से कितने इन्फेक्शियस डिजीज़ में इन्वॉल्व हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे और स्पेशलिटीज़ हैं। क्रिटिकल केयर के लोग इसमें बहुत खिदमत कर रहे हैं, प्राइमरी हॉस्पिटलिस्ट्स इसमें बहुत खिदमत कर रहे हैं, और लेकिन मुझे असल तादाद का नहीं पता। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये लास्ट क्वेश्चन के वहाँ भी हम देख रहे हैं अमेरिका में जो आपके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तो शुरुआत जैसे की उसके बाद तब्दील की। अभी भी एक लगता है कि जैसी वहाँ एक कश्मकश है कि आप मेडिकल साइड की बात ज़्यादा माने या आप बिजनेस कम्युनिटी की माने। तो उधर वेयर डज अमेरिका स्टैंड, या इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट? मुझे लगता है बहुत जानती हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, आपके सवाल जो हैं वो बड़े गहरे सवाल हैं, क्योंकि आपने खुद ही जवाब दे दिया। अमेरिका में हर स्टेट के गवर्नर्स खुद डिसाइड कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज। खुदा का शुक्र है जहां मैं हूं मैरीलैंड में, हमारे गवर्नर के पास एक 8 लोगों की टीम है, बहुत हाई क्लास मेडिकल टीम है, और वो सारे डिसीजन साइंस की और मेडिसिन की बेसिस पे कर रहे हैं। अब एक ये भी वजह है कि मैरीलैंड में, जिस स्टेट में मैं रहता हूँ या जिस काउंटी में, हमारे टोटल कोविड केसेस बहुत कम है अभी।